विफाकी हुकूमत के पास मवाद मौजूद है, ये जमात नहीं इंतशारी टोला है। ये जो स्टैंड ऑफ है ये कुछ ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला कि ये बहुत ही बुरा प्लान है जो कुछ लोगों का हो और पूरी पार्टी पे तीनों या चारों बड़े किरदार हैं, वो सारे बंद के लिए किसी न किसी एक को बैकफुट पे जाना होगा। इमरान खान का टारगेट है वो इस्टेब्लिशमेंट है। हुकूमत बयानात दे रही है, इक़दामात नहीं कर रही। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा, वज़ीर-ए-आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के अरकान की जानिब से तहरीक इंसाफ को इंतशारी टोला करार देने और उन्हें मुल्क के लिए ख़तरनाक करार देने के बयानात ने सियासी माहौल को मज़ीद गर्मा दिया है। आज वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि 9 मई को मुल्क में गदर मचाने वाला टोला आज भी नए हथकंडों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज ने कहा था कि 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ज़मान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा, पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये जमात नहीं इंतशारी टोला है। हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी लगाने का प्लान भी ज़ेरे गौर है और इसके लिए इत्तेहादियों से मुशावरत भी की जा रही है। आज विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने भी कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से विफाकी हुकूमत के पास मवाद मौजूद है। हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से सोच रही है, ताहम सियासी माहिरीन इस फैसले को गलती करार दे रहे हैं। इस मौजू पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद इकबाल, सोहेल वड़ाइच, फ़खर दुरानी, सलीम साफ़ी साहब। आप सभी के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फ़खर दुरानी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और यही सवाल कि हुकूमत के मौजूदा इक़दामात से आपके ख्याल में सियासी इस्तेहकाम आएगा या अदम इस्तेहकाम? जी शुक्रिया मुबश्शिर साहब। मेरा ख्याल है कि अभी भी सियासी तौर पे हम कोई इस्तेकाम नहीं हमें नज़र आ रहा मुल्क में। जिस तरफ हालात बढ़ते जा रहे हैं इससे मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद अदम इस्तेकाम आएगा और उसकी जो वजूहात हैं ये आपने बयान भी कर दी हैं कि हुकूमत की तरफ से तो ये जो बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ है PTI उसकी तरफ से जो बयानात दिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो इमरान खान ने 2 दिन पहले इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपने जो वर्कर्स थे उनको कहा था GHQ के सामने एहतजाज के हवाले से अगर वो गिरफ्तार किए जाते हैं तो मुझे ये लगता है कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये कुछ ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। किसी न किसी एक को बैकफुट पे जाना होगा, अदरवाइज़ ये मुल्क नहीं चल सकता है। जिस तरफ ये सियासी हालात जा रहे हैं उससे माशी तौर पे तो अदम इस्तेकाम आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो मुल्क के अंदरूनी हालात हैं वो भी बिगड़ते जा रहे हैं। हमने देखा है बन्नू की सूरत हाल जो वाक़या हुआ, उसके बाकी जो हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि ये सियासी तौर पर इनको मेजॉरिटी शो करनी होगी, चाहे वो रूलिंग कोalition हो या उसके साथ अपोजिशन हो, ख़ास तौर पे इमरान खान। जब तक ये इमरान खान को भी ये समझ नहीं आएगी कि ये तमाम तर जो मामलात हैं इनको सियासी तौर पे हल नहीं किया जा सकता, वो चाहे वो अग्रेसिव स्टैंस लें, चाहे वो एक अग्रेसिव सियासत करें, लेकिन वो जितनी ज़्यादा अग्रेशन दिखाएंगे मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ती जाएगी। हमें ये समझना होगा कि इस टाइम जो इमरान खान का टारगेट है वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो उसी को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके फ्रंट पे हमें भी मालूम है कि ये मुस्लिम लीग नून की है हुकूमत, तो वो उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। फिर चाहे वो इस तरह के इक़दामात रेफरेंस के हवाले से हों या बाकी हों, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले जो दिन है उसमें मज़ीद सूरत हाल गंभीर होगी, सियासी तौर पर इंतशार भी बढ़ेगा, कोई इसमें कम होने का चांसेस नज़र नहीं आ रहे। आपको क्या लग रहा है शहजाद इकबाल साहब, हुकूमत के मौजूदा इक़दामात सभी के सामने हैं, बयानात जो सामने आ रहे हैं, इन बयानात और इक़दामात से सियासी इस्तेहकाम आएगा या अदम इस्तेहकाम? जी मुझे भी नहीं लगता कि हम किसी भी तरीके से सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़े हैं। ना तो जो हुकूमत का इरादा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का, उससे इस्तेहकाम नजर आता है, ना तो जिस किस्म के बयानात और जो सियासत इस वक्त तहरीक इंसाफ कर रही है उससे हमें कोई इस्तेहकाम की खैर नजर आती है। जो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया इंतशारी टोला, मरियम नवाज साहिबा तो ये 9 मई से बहुत पहले से कह रही है। मुझे याद है 2022 में जब PDM हुकूमत आ चुकी थी उस वक्त भी ये कहती थी इंतशारी टोला है, फितना है जिसको कुचल देना चाहिए, इनकी सियासत में कोई जगह नहीं है, तो वो तो उस वक्त से बात कर रही हैं। आपने वज़ीर आज़म का भी नाम लिया, लेकिन जो DG ISPR की प्रेसर थी उसमें उन्होंने भी सियासी जमात का नाम नहीं लिया, इंतशारी टोले का उन्होंने जिक्र किया और रेफरेंस ऐसा लगता है कि वो तहरीक इंसाफ के हवाले से ही था। तो ये एक टर्म जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है और इसी बुनियाद पर हुकूमत भी कह रही है कि हम पार्टी को बैन करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इस पे तो सबकी मुत्तफ़िका राय थी कि जब ये सामने आया था मंसूबा और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इसका ऐलान किया था, तो सब उस पर जितने भी सियासी तज्ज़ियाकार हो सबकी ये राय थी कि ये बहुत ही बुरा प्लान है
क्योंकि एक तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का मूड आपको इस वक्त पता है क्या है, और अगर मूड ना भी हो तब भी जिस बुनियाद पे ये करना चाह रहे थे, ऐसा नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखेगी, तो वो बैन का कोई फायदा नहीं होगा। और अगर माजी में आप चले भी जाएं, सियासी तौर पे जिन जमातों को आपने बैन किया उससे फायदा क्या हुआ है? मतलब तहरीक इंसाफ की मिसाल ले लें, आपने सिंपल ले लिया, ऑलमोस्ट जमात खत्म हो गई थी, इलेक्शन में तो थी नहीं, वो आजाद उम्मीदवार थे, फिर भी वो जीत गए। जो अवामी नेशनल पार्टी जब NAP थी, नेशनल पार्टी थी, नेशनल अवामी पार्टी, तो उस वक्त पहले याया खान ने उन पे बैन लगाया, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बैन लगाया, उन्होंने नाम बदल लिया, पहले नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बन गया, आज वो ANP की सूरत में है। तो इससे सियासी पार्टीज खाली बैन लगाने से तो खत्म होती नहीं है। हमें मेरे ख्याल से जिस चीज़ की हम बात करते रहे, और मेरे ख्याल से जो भी जी शऊर इंसान होगा वो यही कहेगा कि मामला तो बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसकी फिजा नजर नहीं आती। तो अगर आप इस तरफ भी आगे बढ़ेंगे कि हमने पार्टी को बैन करना है, ये इंतशारी टोला है, उससे मेरे ख्याल से मामला हल नहीं होगा। हम बार बार कहते रहे कि जिसका जो जुर्म है उसके प्रोपोर्शनेट उसको सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जुर्म कुछ लोगों का हो और पूरी पार्टी पे बैन लगा दिया जाए। या उसकी एक बड़ी मिसाल हमें नजर आती है जब हम बार बार इसका मुताला करते हैं कि पिछले सालों में हुआ क्या है। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनके ऊपर तो कोई कानूनी केस नहीं बनता। मुराद रास वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन जिसकी बात की गई कि उनके तो कॉल ट्रेस में, वो आप देख रहे हैं कि पार्टी बदलने के बाद आजाद है। खैबर पख्तूनख्वा के आपके जो सदर थे, जिन्होंने अपनी जमात बना ली, साबिक चीफ मिनिस्टर, उनको भी जो है छोड़ दिया गया। जो सिंध के आपके सरबराह थे वो भी छूट गए। तो मतलब हमें नजर आना चाहिए कि जिस शख्स का जुर्म है वो साबित हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। मेरे ख्याल से इसी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। अदरवाइज ये पार्टी बैन करने से तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस्तेकाम की सूरत हाल पैदा होगी। सोहेल वड़ाई साहब, जिस तरह शहजाद भी बात कर रहे हैं, इस मामले को, इस फैसले को तमाम ही सियासी माहिरीन गलती करार दे रहे हैं, लेकिन फिर क्या वजूहात हैं कि हुकूमत इतनी शिद्दत से इन इक़दामात को इम्प्लीमेंट करना चाहती है? देखिए जी, हम तो ज़ाती तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान टारगेट होते रहे सोशल मीडिया के ज़रिए, हम तकरीबन सारे ही लोग, और अब भी वो हमारे खिलाफ हमले करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि आइन और जमहूरियत का तकादा है और उसी के तहत रियासत चल रही है फिलहाल, तो उसमें तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये जानी है सुप्रीम कोर्ट के पास, और हमें पहले से अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी अप्रूवल नहीं देगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हमारे तीनों या चारों बड़े किरदार हैं वो सारे बंद गले, ऐसे लगता है कि ये सारे ही एक मैसूर हो चुके हैं अपने अपने मफादात के अंदर, और कोई भी उससे अगर निकलता है तो उसको लगता है कि मुझे नुकसान है, और उस बंद गली के अंदर जो हिसार है उसमें रहने में उन्हें फ़ायदा नजर आता है। लेकिन इन सब के फ़ायदों में नुकसान हो रहा है मुल्क का और अवाम का। और हल इसका क्या है कि देखिए, जब भी कोई मसालियत होती है, मफाहमत होती है, लेन देन होता है, डील होती है, NRO होता है, जिसको हमने बदनाम किया हुआ है सबको, तो जाहिर है आपको हर एक को अपनी पोजीशन से नीचे आने पड़ता है। तो वो कोई तैयार नहीं है, और हम बगटट दौड़े जा रहे हैं, और ना ये PTI को समझ आ रही है, ना नून को समझ आ रही है, ना मुक्तदरा को समझ आ रही है, और ना अदलिया को समझ आ रही है कि ये सारे उस बहरान में ऐड ऑन कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं। कोई भी उस बहरान को कम करने की तरफ कोई स्टेप नहीं लेता। ये काबिल अफसोस है। सही। तो साफ़ी साहब, नून लीग फिर क्यों इस मामले पर अटक गई है? जिस तरह सियासी माहिरीन तज्ज़िये तबसरे दे रहे हैं, फैसले को गलती करार दे रहे हैं, नून लीग इस मामले पर अटल है कि वो ये करके छोड़ेगी? मेरे ख्याल में नून लीग भी डरा ज़्यादा रही है और संजीदा इस मामले में कम है, क्योंकि जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दिन के रिपोर्ट कार्ड में ये सवाल किया गया, तो जब हम सब ने मुखालफत की तो फिर ये कहा गया कि फिर हुकूमत इससे पीछे कैसे हटेगी। तो उस वक़्त भी मैंने अर्ज़ किया था कि उसके हज़ार बहाने हो सकते हैं। ये कहेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब नहीं माने, ये कहेंगे काबीना में इत्तेफाक नहीं हुआ, ये कह देंगे कि जी अपोजिशन पार्टियाँ नहीं मान रही है। तो हुकूमत बयानात दे रही है, इक़दामात नहीं कर रही है, वरना तो आज वफाकी काबीना का इजलास था, उसमें मंजूरी दे देती और प्रोसेस शुरू कर देती। लेकिन आज वफाकी काबीना में सिर्फ बयानात हुए, कोई इक़दाम नहीं हुआ।
तो मुझे तो नहीं लगता कि हुकूमत ये बेवकूफ़ी कर सकेगी। सही। फ़खर दुरानी साहब, कहा जा रहा था कि आज काबीना इजलास में गुफ्तगू होगी, इस मामले पर गौर होगा। आपके पास क्या खबर है इस मामले से मुताल्लिक़, क्या बता रहे हैं ज़रा आपको? जी बिल्कुल, देखें, वज़ीर इत्तलात साहब ने भी जब ये काबीना का इजलास ख़त्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस हवाले से बातचीत चल रही है और इस मामले को टेकअप ज़रूर किया जाएगा। जिस तरह साफ़ी साहब भी कह रहे हैं, देखें, ये किसी भी सियासी जमात के लिए बड़ा मुश्किल होता है फ़ैसला कि वो अपने मुखालिफ सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगवाए। ये मैं पहले भी इसी प्रोग्राम में बारहा कह चुका हूँ कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं है फ़ैसला कि PTI के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से, ये मुक़्तदिरा भी इस हवाले से उसमें रजामंद है और बाकी जो सियासी जमातें हैं और स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसमें बिल्कुल उनमें ऑन बोर्ड हैं। लेकिन मसला वही है कि ये जो ऑन फेस या मीडिया के ऊपर जाके ये इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाता है डिफेंड करना इस तरह के किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से। सूनर और लेटर जो मेरी इतलात हैं कि ये काम होना है, इसके ऊपर रेफरेंस दायर करना है हुकूमत ने, वो चाहे वो 2 हफ्ते 4 हफ्ते बाद कर ले, लेकिन ये इसके ऊपर चाहे वो मुशावरत के नाम के ऊपर टाइम जितना भी गेन कर लें, लेकिन अल्टीमेटली इसके ऊपर वही फैसला होना है। उसकी रीज़न जो है वो यही है कि इमरान खान इस टाइम यही समझते हैं, उनका वाहिद यही एक एजेंडा है, वो समझते हैं कि जितना आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म करें उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो उनको मिल रही है। उसकी एक मैं आपको रिसेंट जो है वो मिसाल बताता हूँ कि ये जब अभी उसमें बाजोड़ में इलेक्शंस हुए तो जो PTI के रहनुमा थे वो इनसे मिलने गए इमरान खान से मुलाकात में, तो उन्होंने इमरान खान ने यही पूछा उनसे कि बाजोड़ इलेक्शंस में कौन जीत रहा है। जो PTI के अरकान थे उन्होंने ये बताया कि हमारा जो है वो PTI का जो रुकन है या उम्मीदवार है उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो एक तो हमारा हुकूमत वहाँ पे है और वैसे भी ओवरऑल वो अच्छा है। तो इमरान खान ने उसी टाइम कहा था कि नहीं, ये नहीं जीतेंगे, ANP वाला जीतेगा, और उसकी रीज़न यही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ज़्यादा वहाँ पर जाके तनकीद कर रहा है, आप लोग नहीं कर रहे। तो इमरान खान को ये समझते हैं और ये बिलीव करते हैं कि शायद जितना आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप ये इस तरह के अग्रेसिव वो लेंगे, जितनी ज़्यादा तनकीद करेंगे उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। तो इस सूरत हाल को देखते हुए मेरा ख्याल है अल्टीमेटली जिस तरह ये कह रहे हैं सलीम साफ़ी साहब भी, तो ये हुकूमत को भी ना चाहते हुए मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे ये स्टेप लेना पड़ेगा। शहजाद इकबाल साहब, अगर ये स्टेप नहीं लिया जाता हुकूमत की जानिब से तो इसके अलावा ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है? आपके ख्याल में मुतबादिल रास्ता क्या इख्तियार कर सकती है हुकूमत? फ्रैंकली मुबशर, कोई ज्यादा ऑप्शन इस वक्त नजर नहीं आ रहे। ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक बंद गली में फंस चुके हैं और यहाँ पे जो भी फरीक ये समझता है कि वो पीछे हटेगा अपनी पोजीशन से तो उसको बड़ा नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, पाक फौज एक बड़ा मजबूत इदारा है, ताकत उनके पास है, वो इस मौके पे पीछे हटेंगे तो उनकी एक कमजोरी साबित होगी। इमरान खान समझते हैं कि चाहे जो भी उनकी पार्टी के साथ सख्तियां हुई हो, लेकिन बहरहाल उससे उनको फायदा हुआ है, सियासी तौर पे वो ज्यादा मकबूल हुए। यहाँ पे अगर वो पूरी तरीके से पीछे हटते हैं तो फिर उनको इसका नुकसान होगा। तो इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा, एक बातचीत का ही एक तरीका होता है और इवेंचुअली मुझे लगता है कि होना भी यही है। लेकिन सवाल ये है कि वो कब होगा और उस वक्त तक कितना इस रियासत का, इस मुल्क का नुकसान हो चुका होगा, ये मेरे ख्याल से बड़ों को सोचने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल इसकी मुझे कोई इसकी राह नजर नहीं आ रही कि क्या हम उसके करीब हैं, क्या बातचीत हो सकती है, क्योंकि वो भी एक अनरियलिस्टिक चीज नजर आती है फिलहाल, क्योंकि जिस किस्म के इस वक्त हालात हैं। सही। सोहेल वड़ाई साहब, आपके ख्याल में कोई हुकूमत के पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है, मुतबादिल रास्ता है? ये मुतबादिल रास्ता है, बिल्कुल मुतबादिल रास्ता तो यही है कि जो भी लचक दिखा दे और फर्ज करे टेम्परेरी लॉस भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म विक्ट्री उसकी होगी जो टेम्परेरी लॉस लेगा, जो लचक दिखाएगा, जो झुकेगा। अब देखते हैं इनमें से कौन लचक दिखाता है और कौन झुकता है और वो टेम्परेरी लॉस को जो है वो बर्दाश्त करता है और लॉन्ग लास्टिंग विक्ट्री की तरफ। तो ऐसे उनका सियासी नुकसान ज्यादा नहीं हो जाएगा सोहेल वड़ाई साहब? इसका मुस्लिम लीग नून का, हुकूमत का जो लचक दिखाएगा जी, नहीं लचक जो दिखाएगा नहीं। देखिए, फर्ज करें कि हुकूमत लचक दिखाती है, ठीक है, तो पहली तो बात यह है कि हुकूमत क्या लचक दिखाएगी। तो 2-3 ही चीजें लचक दिखा सकती है ना। नंबर 1, इस वक्त PTI की 2 मेन डिमांड्स हैं कि जी आप धांधली की इंक्वायरी करवाएं, नंबर 1, और नंबर 2 इमरान खान को जेल से निकालें। तो फर्ज करें ये 2 काम कर दिए जाते हैं तो आपको 1 साल तो मिल गया
6 महीने में तो जो धांधली का कमीशन बनेगा वो फैसला करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा, तो साल तो आपको आराम से मिल गया ना। तो इसी तरह अगर इमरान खान लचक दिखाते हैं तो इमरान खान को जेल से भी फारग हो गए, उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी रह गई, उनके पास टाइम भी आ गया, और अगले इलेक्शन के लिए अगर वो लचक दिखाते हैं, मिसालें दिखाते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात भी ठीक हो गए, अगला इलेक्शन भी उनके जीतने के चांसेस हैं। और अगर एस्टेब्लिशमेंट लचक दिखाती है तो उसके लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। तो मेरा तो ख्याल है जो भी लचक दिखाएगा उसकी अल्टीमेटली विक्ट्री होगी। तो साफी साहब, आपको क्या लगता है कौन लचक दिखाएगा? यही तो मसला है कि अभी तक हर फरीक जो है वो बंद गली में नज़र आ रहा है, और कोई फरीक भी लचक दिखाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि लचक दिखाना उसके लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। सही। इस पर हम बात करें कि हुकूमत के मौजूदा इक़दामात से सियासी इस्तेहकाम आएगा या अदम इस्तेहकाम, और जिस तरह तमाम ही तज़ियाकार इस बारे में बात कर रहे हैं कि लचक दिखाना ज़रूरी होगी, लेकिन कौन लचक दिखाता है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। एक और सवाल रखेंगे अपने पैनल के सामने एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और आला शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए वफाकी हुकूमत ने पैका एक्ट के तहत गिरफ्तार अफराद के ट्रायल के लिए कानूनी तकाजा पूरा कर लिया। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पैका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट्स की मंजूरी दे दी है, और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि सेक्रेटरी इत्तलाआत PTI रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पैका एक्ट के तहत होगा। माजी में भी मुतनाज़ा पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुख्तलिफ हलकों से आवाज़ें उठती रही हैं। दूसरी जानिब अदातार का कहना है कि रऊफ हसन के मुल्क दुश्मन अनासर के साथ राबिते थे। वो तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग के मुलाजिम हैं। डिजिटल मीडिया विंग से कुछ हिदायत बाहर जा रही थीं और कुछ बाहर से यहाँ आ रही थीं। सवाल यह है कि पैका एक्ट के तहत फौरी ट्रायल को क्या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? सुहेल वड़ाई साहब। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है। सारी जिंदगी देखें, रऊफ हसन साहब से कोई हमारी दोस्ती नहीं, कोई तल्लक नहीं, लेकिन वो इल्ज़ाम ना लगाएं जो मज़ाक़ खेज बने। ये ठीक है कि उनका रवैया जारहियत वाला है, लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने यहाँ गुजारी है। फवाद हसन फवाद के सगे भाई हैं वो, ठीक है, और सारी जिंदगी उन्होंने इश्तिहारी कंपनी चलाई है। हाँ, एक सियासी पार्टी के साथ है, उनका रवैया हो सकता है उससे हमें शदीद इख्तलाफ हो, लेकिन ये इल्ज़ाम कि वो कोई बाहर के जो है किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं या अपने एजेंडे से बाहर से काम करवा लें, ये मज़ाक़ खेज बातें हैं। पहले भी हम सुनते रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के बारे में। ये अब चीज़ें यकीन नहीं आती। हर एक को आप गद्दार कह दें, हर एक पर ये इल्ज़ाम लगा दें, तो ये ठीक नहीं है। देखिए, जितना कोई किसी का कसूर हो, जितना किसी का इल्ज़ाम हो, उसी कदर जाएं। इस हद तक के काफिर और गद्दार और वो इल्ज़ाम जो हम सुन सुन के कान पक चुके हैं। कई दफ़ा हम इससे गुजरे हैं, कई दफ़ा हमारे हमसे जो इख्तलाफ करते हैं वो गुजरे हैं। तो अब ये सबको ये पता चल चुका है कि इस तरह के इल्ज़ाम जब आप हुकूमत वक्त या जो मुक़्तदरा उस वक्त की होती है, जब आपकी कोई बात उनको नागवाज गुजरती है, तो फिर वो इस तरह के इक़दाम करते हैं। बजाय इसके भाई आइन, कानून, जमहूरियत, इसके अंदर भी तो लॉज एंड रेगुलेशन मौजूद है ना, वो जरूर करें। पीका ऑर्डिनेंस जो है, अब अगर आप सियासी तौर पर इस तरह आगाज ही इससे करेंगे, तो फिर जो अल्टीमेटली सोशल मीडिया के लिए जो हम या सारे समझ रहे थे कि इससे इस्लाह होगी, तो इस्लाह क्या खाक होनी है। तो आपको अभी ये खदशा है कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? हो पहले दिन ही अगर सियासी मकासद के लिए होगा, तो इससे जो इस्लाह होनी थी सोशल मीडिया की, वो कैसे होगी? से और वड़ाई साहब, फौरी ट्रायल के फवायद और नुकसानात क्या हो सकते हैं, इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, पहली तो बात यह है कि फेयरनेस कितनी। कभी भी जो आप लॉ बनाते हैं, कभी भी जब आप ट्रायल करते हैं, तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो इल्जामात लगाए हैं वो कितने फेयर हैं, और फिर वो ट्रायल कितना फेयर है। उसके बाद ही फिर जो है वो लोग फैसला करते हैं। आप पिछली दफा जो पीका ऑर्डिनेंस तहरीक इंसाफ के जमाने में आया था, जस्टिस अतर मिनल्ला उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, उन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो अब भी जब आप पीका ऑर्डिनेंस के तहत इस तरह के इकदाम करके अदालतों के पास जाएंगे, तो अदालतें इसको स्ट्राइक डाउन कर देंगी या सजा नहीं देंगी, तो फिर एक मजाक बनेगा
फिर आप रऊफ हसन जैसा जो 70 साल का बंदा है, आप उस पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, जिसने सारी जिंदगी यहाँ पे कारोबार किया, बिजनेस किया, नौकरी की, अखबारों में आर्टिकल लिखे, कि अब वो गैर मुल्की एजेंडा जो है वो परसू कर रहा था, तो फिर कौन माने? साफी साहब, आपका क्या तज़किया है पैका एक्ट के तहत, जिस तरह वड़ाई साहब भी बात कर रहे हैं, आपको लगता है फौरी ट्रायल को क्या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाएगा? सर, मैं आजकल ट्विटर नहीं देखता, तो मुझे पता नहीं है कि रऊफ हसन साहब ट्विटर पे या बाकी सोशल मीडिया पे क्या कर रहे थे, तो मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकता। लेकिन दूसरी बात, अगर गद्दारी की बात हो तो इसको मानने के लिए मैं भी तैयार नहीं हूँ। रऊफ हसन साहब से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह के सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि वो इससे पहले पाकिस्तान में एक थिंक टैंक चला रहे थे और उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी से चला रहे थे, फिर उसके बाद वो अचानक पीटीआई में शामिल हो गए, वहाँ पे मुआविन खसूसी बने, लिखते हैं अखबारों में, और बहुत ज़्यादा जो इस वक्त पीटीआई के लिए लोग काम कर रहे हैं उनमें शामिल हैं, और जिनका रवैया साफ़ साहब, लेकिन हम पर्टिकुलरली रऊफ हसन साहब की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल जो अदालतों का क़याम हुआ है और जो पैका एक्ट के तहत फौरी ट्रायल की बात की जा रही है उस पर हम बात करें, तो इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या हो सकते हैं, इस पर भी आप तज़किया पेश कीजिएगा। देखिए, ये तो हम चीख रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया को लगाम देने के लिए और ये जो लोगों की बेतौकीरी वहाँ पे की जाती है उसका कोई इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन वो इंतज़ाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की मुशावरत से होना चाहिए। अगर मीडिया की मुशावरत की बगैर और स्टेक होल्डर्स के बगैर आप इसको करेंगे तो उसका सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल का इम्कान बहुत ज़्यादा है, और आप अगर आगाज़ अपने एक सियासी मुखालिफ से करते हैं तो वो तो आप पैगाम देते हैं खुद ब खुद कि ये इसका इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए किया जाएगा। सही, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर आए दिन हम जो देखते हैं मनगढ़ंत बयानिए सामने आ जाते हैं, प्रोपेगेंडे सामने आते हैं, तो इनका तदारुक आपके ख्याल में कैसे मुमकिन होगा? देखिए, मैंने तो अर्ज़ किया ना कि जो कुछ बदतमीज़ी, जो फेक न्यूज़, जो झूठी खबरें, जो कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रहा है, तो उसको भी इस तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किसी वक्त वो किसी इतने बड़े फितने का बायस बन जाएगा, किसी इतने बड़े तसादुम का बायस बन जाएगा कि फिर हम सब पछताते रहेंगे। इसलिए सोशल मीडिया को क़वाइद व ज़वाबित के तहत लाने के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन वो कुछ क्या हो, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को की मुशावरत से मेरिट पे वो काम करना चाहिए, ना कि हुकूमत अपनी मर्जी की कोई चीज़ मीडिया पे और बाकी सब लोगों के सिरों पे तोपते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, आप मुतमईन हैं इससे? नहीं, मैं उससे नहीं मुतमईन हूँ। उसमें बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मिसयूज़ किया जा सकता है। ठीक है साफ़ी साहब, एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद यही सवाल सामने रखेंगे शहजाद इकबाल के साथ में। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। हम बात करें, वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और आला शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया है। तजियाकार अपनी अपनी राय दे रहे हैं और हमने सवाल ये रखा है कि पैका एक्ट के तहत फौरी ट्रायल को क्या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। शहजाद, आपका क्या एनालिसिस है पैका एक्ट के तहत जिस तरह फौरी ट्रायल को, आपके ख्याल में आपका तज़किया क्या कहता है? क्वेश्चन अभी जो हमने पिछले सवाल में भी बात की कि देखिए, जो आपका गुनाह है उसके मुताबिक आपके खिलाफ कार्रवाई चलनी चाहिए और उसके मुताबिक सजा होनी चाहिए। अब कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग हुई, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बड़ा जो वहाँ पे लॉयर्स मौजूद थे उनके हवाले से बात की, जो FIO पुलिस के हवाले से उन्होंने बात की, बड़ी अहम बात है। यानी देखें, आप कहते हैं कि वहाँ पे उस ऑफिस में बैठ के जो PTI का सेक्रेटरीट है, वहाँ से इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती थी बाहर ममालिक, और वहाँ से फिर वो ट्वीट्स आते थे और ये पूरा एक प्रोपेगेंडा होता था। बल्कि प्रोपेगेंडा नहीं, अब तो जो इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है वो है डिजिटल दहशतगर्दी की जाती थी। और पता नहीं, शायद पीका में कोई इसकी शिक है, उसके तहत ही ट्रायल होगा इन लोगों का, जिसमें रऊफ हसन है और दीगर लोग हैं, या किसी और के खिलाफ होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट कल अदालत में क्या डिस्कस हुआ कि वहाँ जो स्क्रीन थे वो भी लेके चले गए। अब चले, आपकी हार्ड ड्राइव में कुछ ऐसा मटीरियल हो सकता है जो आपकी स्क्रीन लगी हुई होती है, उसमें कोई ऐसी हार्ड ड्राइव नहीं होती। फिर ये भी वहाँ पे मुकादमा हुआ चीफ जस्टिस के साथ कि जो डिस्पेंसर था पानी का वो भी उठा के लेके चले गए। और फिर शायद अगले दिन CDA ने भी, इंतजामिया ने इस्लामाबाद की आके दफ्तर ही सील कर दिया कि आपने जो फायर प्रोटेक्शन वगैरह नहीं लिए गए थे।
अब इससे हम क्या अखज़ करें कि क्या ये कार्रवाई महज इसलिए थी कि दफ्तर को बंद करना है, सील करना है ताकि वो अपनी पार्टी एक्टिविटी ना कर सके, या जो शिबली फराज और उमर अयूब कह रहे हैं कि हमारे सारे दस्तावेज वहां थे जो हमने जमा कराने थे वो भी जब्त कर लिए गए? क्या ये मकसद था, या मकसद वाकई ये था कि जो मुल्क के खिलाफ, जो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसको आपने खत्म करना है? अगर वो होता तो आप हार्ड ड्राइव लेके जाते, जो रेलेवेंट लोग होते हैं उनको लेके चले जाते, लेकिन सारे लोगों को लेके चले गए, 10-10 घंटे उनको महसूस रखा, कुछ को छोड़ दिया, कुछ को अरेस्ट कर लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब बियॉन्ड प्रोपोर्शन जाके कोई कार्रवाई होगी तो फिर सवाल ये एक पैदा होता है कि क्या ये सियासी तौर पर किया जा रहा है या वाकई इसका मकसद जो है, जो बज़ाहिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमें बताने की कोशिश कर रही है वही है। अब उस दिन भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जो डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से अब ये बार बार बात करी, हुकूमत भी बात करी, इदारे भी बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वेस्टेड इंटरेस्ट होता है लोगों का, इस तरह की चीजों का फायदा उठाया जाता है, पाकिस्तान से भी उठाया जाता होगा, इससे बाहर भी उठाया जाता होगा, लेकिन उसको इसी हिसाब से देखने की जरूरत है। दूसरा एक पहलू ये भी है कि इस वक्त ये बड़ा एक ऑब्वियस है कि मिसट्रस्ट है सियासी जमातों के दरमियान, ऑपोजिशन हुकूमत के दरमियान, सियासी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। ये मिसट्रस्ट क्यों पैदा हो रहा है? बन्नू के वाकये में बहुत सारी शायद गलत अफवाहें फैलाई गई, लेकिन वहां के लोगों में एक जो मिसट्रस्ट है वो क्यों पैदा हो रहा है, इसकी खोज करने की जरूरत है और उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। वरना फिर आप जितना भी ये बात करते रहिए 5th जनरेशन वॉरफेयर वगैरह, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप लोगों को नहीं रोक सकते। सोशल मीडिया पे कितने लोगों की आप जबान बंद करेंगे? खुद ही उन्होंने कहा कि नाम बदल के फिर ये ट्वीट कर देते हैं और फिर पोस्टें लगा देते हैं, तो उसको उस हिसाब से देखने की जरूरत है। दूसरा आप मुझे बताइए, हुकूमत भी बार बार ये बात कर रही है कि हम इस्तेमाल करेंगे, पीका एक्ट को इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल दहशतगर्दी ये लोग फैला रहे हैं। तो जो जुडिशरी के खिलाफ कैंपेन चली, 6 जजेस ने जब खत लिखा, उनमें जजेस के खिलाफ जब कैंपेन चली, अभी जब ये फैसला है 8-5 वाला, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जब कार्रवाई हुई, क्या हुकूमत ने किसी को उस हवाले से पकड़ा है अब तक? क्या वो दहशतगर्दी नहीं है इस लिहाज से कि जो निजाम इंसाफ है उसी को अगर आप बिल्कुल डिरेल कर देंगे तो कौन सा मुल्क जो है वो कायम रह सकता है? तो उस हवाले से तो हमने हुकूमत का कभी कोई मौक़िफ़ नहीं सुना। अच्छा, और फिर इसको किस हद तक लेके जाएंगे? अगर कोई ये कहता है कि देखिए मदाखलत नहीं होनी चाहिए, यहाँ बैठ के सोहेल साहब भी ये बात करते हैं, हम तो बड़े छोटे हैं उनसे सीखते हैं, या सलीम साफी साहब ये बात करते हैं, उनका बड़ा तजुर्बा है, तो क्या उसको भी आप कहेंगे कि नहीं ये बात भी नहीं हो सकती, ये भी आप जो है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कवानीन की? आपने कैसे कहा कि जो है वो मदाखलत है? इसी तरीके से कोई मिसिंग पर्सन का मामला होता है, गैर जरूरी तौर पर हरासा किया जाता है, क्या उसके हवाले से आवाज उठाना भी एक मुश्किल बन जाएगा और उसके हवाले से भी हुकूमत पीका लगा देगी? तो मेरे ख्याल से इन लाइंस को बड़ा जो है ब्लर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो कार्रवाई हो उसमें ऐसा आंसर नहीं नजर आना चाहिए कि सियासी बुनियाद पे किसी से इंतकाम लेने के लिए हो रहा है या किसी पार्टी को खत्म करने के लिए हो रहा है। जो मैंने पिछले सवाल में भी कहा कि जिन लोगों ने 9 मई के वक्त जो लीड कर रहे थे, जिनकी कॉल ट्रेस हो रही थी, वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, वो छूट जाते हैं। तो ये अगर तासुर जाएगा तो मेरे ख्याल से फिर लाइन जो मैं कह रहा हूँ ब्लर होती है और फिर सवाल पैदा होते हैं। तो शहजाद, इस पैका एक्ट के तहत फौरी ट्रायल के फिर कोई फवायद भी आपको लगते? मैं बिल्कुल 100% इस बात से मुत्तफिक हूँ। आपने कुछ लॉज पैमरा के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बनाए हैं, आप वो लॉज बनाएं सोशल मीडिया के लिए। ये नहीं हो सकता कि हम जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और दूसरा छक्के चौके मारने के चक्कर में व्यूज के लिए, डॉलर के लिए वो फेक न्यूज भी फैलाते रहे, बाहर बैठ के फैलाते रहे। ये हरगिज नहीं हो सकता। इससे ना सिर्फ मुल्क को नुकसान है, बल्कि अगर मैं बतौर सहाफी भी देखूं, हमारी सहाफत को भी नुकसान है हमारी, क्योंकि क्रेडिबिलिटी किसी एक की खराब नहीं होती, साख सबकी खराब होती है। इसकी हरगिज गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसको बिल्कुल इस पर क्रैकडाउन होना चाहिए। और क्रैकडाउन जब मैं कहता हूं उसका मतलब ये नहीं है कि किसी को उठा लिया सोशल मीडिया के बंदे को और गायब है बंदा, पता ही नहीं है। जो उसने किया है उसका सामने रखें। अदालतों को चाहिए कि तेज कार्रवाई करे। हमारे निजाम इंसाफ में बहुत सारी कमजोरियां हैं, सिर्फ ये डिजिटल मीडिया के हवाले से नहीं है। यहाँ कोई कत्ल का मुकदमा होता है, आपको पता है 12-12, 14-14 साल लग जाते हैं उसमें। कई मरतबा तो ऐसा होता है कि बंदा एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि उसकी अपील जो है उसके हक में आ गई है। तो ये निजाम इंसाफ का मसला, ये क्रिमिनल केसेस से लेकर आपके हर तरफ आपको नजर आएगा, सियासी केसेस में भी आपको नजर आएगा। लेकिन आप उसी हवाले से उस शख्स का ट्रायल कर सकते हैं जो उसका जुर्म है, जो उसका गुनाह है। तो शहजाद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह साफ़ी साहब से भी हमने बात की और आप भी इससे पहले बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर जो मनगढ़ंत बयानिए, प्रोपेगेंडे आए रोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो इनका फिर तदारुक आपके ख्याल में मुमकिन कैसे होगा? है ना, देखें, डेफेमेशन है, दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। यही हमारे सामने मिसालें मौजूद है। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो पाकिस्तान में नशर हुए, बाहर भी नशर हुए, वहाँ पे डेफेमेशन हुई है। लेकिन हमने क्या किया, पंजाब में कानून बना लिया जिसमें आपने आखिरी वक्त पे जाके जो मुज़ाकरात कर रहे थे, जो बॉडीज हैं, सहाफती तंजीमें हैं, उनको आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया, आपने अपने तौर पे फैसला कर लिया। आपने पेनल्टीज इतनी इंसेन किस्म की रख दी जिसपे आप बात ही नहीं कर सकते ना। मतलब पाकिस्तान में
जहां हम कहते हैं कि औसतन आपकी तनख्वाह जो है 50-60 हज़ार रुपए होगी, वहां पे आप कह रहे हैं कि नहीं 3-3 करोड़ रुपए के फाइन होंगे। तो मतलब ये हरकतें तो ना करें। डेफेमेशन लॉ को बेहतर बनाना, उस पर कोई मुखालफत नहीं कर रहा। सिविल पनिशमेंट बिल्कुल लगाएं आप, लेकिन एक प्रोपोर्शनेट के हिसाब से लगाएं ना। ये नहीं हो सकता कि आप करोड़ों रुपए की उनको माशरे में सजाएं लगा रहे हैं जहाँ पे कोई इसका तुक ही नहीं बनता। यही मेरे ख्याल से तरीका है, जहां गलत खबर हो, किसी के हद तक इज्जत होती है, वो कार्रवाई कर सके, उसके लिए एक निज़ाम होना चाहिए जो फास्ट प्रोसेस करे और आपको इंसाफ मिले उस हवाले से। फ़खर, आपने बाकी तजियाकारों की राय जानी। पैका एक्ट के तहत आपके ख्याल में आपका क्या तजिया है? फौरी ट्रायल को क्या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए मुबशर, बिल्कुल माजी में भी हमने देखा कि जब ये पिछली हुकूमत थी उसमें भी कुछ सहाफ़ियों को पेका एक्ट के ज़रिए गिरफ़्तार किया गया, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए, सियासी तौर के ऊपर ये इस्तेमाल किया गया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो दूसरी हुकूमत आई है, उन्होंने अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ और अपने उसी तरह के सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ये जो है वो पेका एक्ट का जो है वो इस्तेमाल देखने में आ रहा है। तो इसका जो है देखें, हमें दोनों पहलुओं को देखना होगा कि इसका मिसयूज़ भी और इसके ये जो है डिटेरेंस के हवाले से भी कि ये जिस तरह शहजाद साहब बात कर रहे हैं कि फेक न्यूज़ के हवाले से लोग जो है वो सनसनी फैला देते हैं, प्रोपेगेंडा के लिए इसको जो जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर चलाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उसको डिटेरेंस के लिए अगर वो किया जाए, इस्तेमाल किया जाए और बिल्कुल जायज़ तरीके से आप प्रॉपर उसका केस को वो करें, फॉलो करें, उसके बाकायदा चालान हो, ट्रायल हो, सब कुछ हो, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जल्दबाजी के हवाले से जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात जो है वो जल्दी में किया गया जो है वो फैसला, बाज़ औक़ात उसमें इंसाफ का जो है वो कत्ल हो सकता है। लेकिन इसी तरह अगर देर से इस तरह के कोई फैसले होते हैं तो उससे भी जो है वो आपको इंसाफ में जो मिलने में ताख़ीर होती है, वो भी एक इंसाफ का कत्ल है। तो इस हवाले से हमें दोनों पहलुओं को देखना होगा। जहाँ तक एक और बात शहजाद साहब ने की है कि वो कहते हैं 6 जजेस के हवाले से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, हुकूमत खामोश रही। इसी तरह जो है वो बाकी ये जितना भी प्रोपेगेंडा, देखें प्रोपेगेंडा हर दोनों साइडों से चल रहा है। चीफ जस्टिस जो सर्विंग इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके खिलाफ जो पीटीआई के इवन जो पार्टी के टिकट होल्डर्स हैं वो इस तरह के प्रोपेगेंडा करके उनको क्या क्या पता नहीं अलकाबात से नहीं करते। फिर पीटीआई का अपना जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से आर्मी चीफ के खिलाफ या कौमी इदारों के खिलाफ जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है, फिर 1971 वाली जंग के हवाले से कि कौन गद्दार है, तो ये दोनों साइडों से जो है जिम्मेदारी का भी मुजाहरा और फिर अकाउंटेबिलिटी के हवाले से भी हर तरह से तैयार रहना चाहिए, चाहे वो सियासी जमातें हों। जहाँ तक ये जो मौजूदा सोशल मीडिया की एक डिबेट है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है इस टाइम, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो ख़ास तौर पे पीटीआई के हवाले से देखा जाए, क्योंकि उसकी डोमिनेंस है सोशल मीडिया के ऊपर, पीटीआई का जो एक बयानिया है, नैरेटिव कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है, इस तरह लगता है कि जैसे हर सियासी जमात के पास एक सोशल मीडिया होता है या टीम होती है। पीटीआई वाहिद ऐसी जमात है जिसका सोशल मीडिया जो है वो जमात को कंट्रोल कर रहा है इस टाइम। वो जिसके खिलाफ चाहते हैं पार्टी लीडर के खिलाफ बयानिया बना के उसको साइडलाइन करवा देते हैं। तो ये तमाम तर उसके मिसयूज़ को भी हमें देखना होगा और उसके जो बाकी जो फ़वाइद हैं उसके हवाले से भी। तो मेरा ख्याल है कि ये जल्दबाजी वाला या ये स्पेशल कोर्ट्स बाकी भी मामलात के लिए है, मसला वही है, हमारी जुडिशरी भी वही है। इंसाफ के लिए नहीं, इसको ये अगर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर वही इसका वो होगा। सही। फ़खर, यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब आपने जो अपनी राय दी है पैका एक्ट के तहत फौरी ट्रायल के फ़वाइद क्या लगते हैं फिर आपको? देखिए फौरी ट्रायल के फ़वाइद तो यही है कि जिस तरह अदालतों में बाज़ औक़ात साल से केसेस चले रहते हैं, आप गिरफ्तारी कर लेते हैं, उसका कोई फ़ैसला नहीं होता, बाद में फ़ैसला आए भी तो उस टाइम तक ये पता चलता है कि उसकी तो सज़ा ही ख़त्म हो गई है। तो इस हवाले से वही एक इसका फ़ायदा नज़र आता है कि अगर उसका फौरी ट्रायल किया जाए। लेकिन मसला वही है कि फिर इसमें इंसाफ का कत्ल नहीं होना चाहिए। आपको फेयरनेस जो है वो बरकरार रखनी होगी, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से हो। तो इस हवाले से हमें ये तमाम तर पहलुओं को वो देखना होगा कि कहीं जल्दबाजी में जो है हम इंसाफ का कत्ल ना कर बैठें। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, मसला नहीं है कि अगर फौरी ट्रायल किया जाता है इस तरह के केसेस का। सही। और फ़खर, जिस तरह सोशल मीडिया पर मन घड़त बयानिया आए रोज़ आता है, प्रोपेगेंडा हो रहा होता है, तो इसका तदारुक कैसे मुमकिन होगा? आपकी क्या राय है?
मैं ये समझता हूँ कि उसकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है सबसे अहम वो हम सहाफ़ियों की है कि ये जिस तरह फ़ेक न्यूज़ का है मामलात हैं उसकी जो काउंटर कर सकते हैं, फ़ेक न्यूज़ को जो है वो फैक्ट चेक कर सकते हैं, वो सहाफ़ी ही कर सकते हैं, वो सहाफ़ती इदारे कर सकते हैं। इस हवाले से आप देखें पूरी दुनिया भर में मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो फैक्ट चेकिंग के लिए डेडिकेटेड काम कर रहे हैं। हर इदारे में डेडिकेटेड फैक्ट चेक के जो है वो डेस्क होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है बतौर सहाफ़ियों के कि ये जब भी कोई इस हवाले से कोई फ़ेक न्यूज़ के हवाले से देखा जाए, लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा इस टाइम जो फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं वो भी हम सहाफ़ियों में से ही हैं। और वही जिस तरह शहजाद इकबाल साहब ने शुरू में कहा कि आप डॉलर्स के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में और इसमें जो है आप जो है वो फ़ेक न्यूज़ को बगैर सोचे समझे वो फैलाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। तो ये हमें बतौर एक सहाफ़ती जो सहाफ़ी के तौर पर और सहाफ़ती इदारों को ये है पाकिस्तान में ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और ना सिर्फ सहाफ़ियों की इस हवाले से कोई ट्रेनिंग या कोई बाकायदा तरबियत करनी चाहिए, बल्कि ये एहसास भी दिलाना चाहिए कि ये सहाफ़ी का काम कोई इस तरह की बगैर वेरिफिकेशन की कोई ख़बर आगे पहुंचाना नहीं है, बल्कि जब तक हक़ाइक़ मुकम्मल ना जान उसकी वो कर सकें तब तक ये आगे ख़बर रिपोर्ट ही नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि ये सहाफ़ी ही है जो उनकी ज़िम्मेदारी है फ़ेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए वो अपने अदा कर सकते हैं। सोहेल बड़ाई साहब, इस डिस्कशन को कंक्लूड कीजिएगा और वही बात जो फ़ख्र कर रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ को काउंटर कैसे किया जा सकता है और इस सब का ये जो प्रोपेगेंडा होता है सोशल मीडिया पर आए रोज़ मनगढ़ंत बयानी सामने आ रहे होते हैं, तो इसका तदारुक कैसे मुमकिन है? फर्क तो देखिए इंटरनेशनली होना चाहिए। हम अगर कोई कौमी तौर पर कर भी लेंगे तो वो कारगर नहीं साबित होगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह गेट कीपिंग जो है वो टीवी के चैनल्स पर होती है या अखबार में होती है, इस तरह की सोशल मीडिया पे कोई गेट कीपिंग नहीं है। लेकिन सारी दुनिया में ये गेट कीपिंग जो है ये डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आज़ादी भी रहे और भी इस पे जो है वो कंट्रोल ना कर लें, ताकि जो आज़ादी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मिली है वो भी ना खत्म हो। लेकिन फेक मीडिया का भी तदारक हो, उसके लिए इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडीज बननी चाहिए। जिस तरह के ऑक्सफैम है यूके के अंदर, इस तरह की बॉडीज बनी। हमारा पैमरा भी इसकी एक मिसाल है, लेकिन ये इट इज़ टू गवर्नमेंटल। इसमें प्राइवेट मेंबर्स नहीं है, ये ऑटोनोमस नहीं है कि गवर्नमेंट के कहने पे चलता है। तो ये ना अगर हो तो इस तरह की रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहेल बड़ाई साहब, सलीम साफ़ी साहब, शहजाद इकबाल साहब, फ़ख्र दुरानी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।